नाजरीन सामीन आदाब। रोज़नामा इनकलाब के दीवान ख़ास में आपका इस्तकबाल है। दीवान ख़ास की इस 5वीं किस्त के साथ मैं अज़हर मिर्ज़ा आपके रूबरू हूँ। दीवान ख़ास में अब तक जो 4 मेहमान आए हैं उनमें जनाब कैसर खालिद साहब IPS अफसर और कमिश्नर ऑफ रेलवेज़ पुलिस और दीगर 3 शख्सियात के साथ हम यहाँ तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। आज के दीवान ख़ास के हमारे ख़ास मेहमान, उनका तारुफ़ मैं कराए देता हूँ। आप जनाब असरार इस्माइल सैयद साहब हैं जो तकवा ज्वेलर्स के बानियों मालिक हैं। तो आइए हम जनाब असरार सैयद साहब से तफसीली बातचीत का आगाज़ करते हैं। दीवान ख़ास में आपका इस्तकबाल है जी। असरार साहब, चूँकि मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना तो ये मुझे मालूम हुआ कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं जी, और आपने ज्वेलरी बिज़नेस को आपने मुंतखब किया। जी जी। तो ये एक सिविल इंजीनियर से इधर आने का ये सफ़र ये कैसे? बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग करके जो है हम रियल इस्टेट बिज़नेस में हम शुरू से हैं। हमारे पूरे ख़ानदान के लोग जो है वो इसी में हैं। प्लॉटिंग है और फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। और इसी तरह हमारे ननिहाल की तरफ से जो है हमारे मिठाई का कारोबार है। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला करके ये जो ब्रांड है वो हमारे जो है नाना हैं। और इसी तरह जो है बिज़नेस में पहले से रुझान रहा और फिर एक प्रपोज़ल हमारे मुताल्लिक़ीन की तरफ से आया सन 2006 में। और फिर हमारे बुज़ुर्गान दीन के उलमाए कराम से मशवरा करके हमने जो है इसके अंदर उनके साथ में हम साथ हो गए। और सन 2000 से हम हमारे मुताल्लिक़ीन के साथ ज्वेलरी बिज़नेस के अंदर इस बात को देखते हुए कि जो है इसके अंदर ज़्यादा स्कोप है और हमारे अपने मुस्लिम समाज के अंदर बहुत कम नामवर लोग हैं जो इसमें कुछ जो है कर पाए हैं। तो जब ये प्रपोज़ल आया तो फिर फ़ौरन वालिद साहब से मशवरा करके और हमारे बुज़ुर्गान दीन से उलमाए कराम से मशवरा करके हम इनसे जुड़ गए। और इसमें की जो बेदीनी है और इसके अंदर जो इस लाइन के अंदर जो खुराफात हैं जो आम तौर से जो राइज हैं इसके अंदर, तो उनको हमने सोचा कि उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। जैसे सूदी निज़ाम है, वापसी में जो कटौती होती है 15 से 20% जो है ज्वेलरी में वापसी में कटिंग होती है। ये कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, मिलावट है, वज़न है और वापसी है। ये 3 बुनियादें हैं, वज़न, मिलावट और वापसी। इन 3 चीज़ों को इस्लामी तर्ज़ पे कैसा चलाया जाए और इसको जो है कैसे किया जाए, तो हमारे मुताल्लिक़ीन के साथ में हमने जो है फिर हम जुड़ गए। ये 2006 की बात थी। 2006। और तकवा ज्वेलर्स जो आज एक माशाल्लाह एक ब्रांड बन चुका है और सोने चांदी के ज़ेवरात के कारोबार में, और ये एक वाकई में देखा जाए तो कई शहरों में अब इसका नाम पहुंच चुका है। और माशाल्लाह मैं जहां तक जानता हूं मुंबई में इसकी तकरीबन 7 दुकानें हो चुकी हैं और पूना में 2 हैं, शायद पनवेल में भी एक है। तो ये सफ़र जो है ये 2000 मेरे ख़्याल से 2016 में शुरू हुआ है और आज 2022 चल रहा है। तो ये आपका ये बिज़नेस माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ये ग्रो किया। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो ऐसी क्या ख़ासियत है जो लोग तकवा ज्वेलर्स को प्रीफ़र करते हैं, तरजीह देते हैं? आपकी मकबूलियत का राज? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है बुनियादी तौर पे ये है 2016 में जो है फिर एक तो ये है कि हम साथ ही में मतलब जैसे हमने हमारे मुताल्लिक़ीन के साथ हमने जब शुरू किया तो हम साथ में रहे और साथ में उसको एक्सपांड किया। और उसके बाद में फिर ये सोचा गया कि भाई जो है वो नाम को और एक्सपेंशन दे ताकि बेटर स्टेबिलिटी आ जाए कारोबार में। इसलिए हम 2016 में फिर जो है हमने तकवा के नाम से शुरू किया और अल्लाह पाक के फजल करम से जो है तकवा के भी माशाल्लाह 9 ब्रांचेस अभी मौजूद हैं। और इसमें जो कहेंगे एक बात तो ये है कि ब्रांड बिल्डिंग और सिस्टर कंसर्न हुआ, और तीसरा जो है वो ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जितना हम फैलेंगे इलाक़ों के अंदर, चूँकि हमारा टारगेट जो है हमारा जो टीपी है वो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम दायरे के अंदर काम करना इसलिए वो किया ताकि जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि सूद से लड़ाई है और उसमें की जो खुराफातें हैं उससे जो है हमको थोड़ा सा
कोफ्त था, तो उसी में ये सोचे कि जो है मुस्लिम जो पॉकेट्स है उनमें काम किया जाए। अब उसके फैलाव के लिए ज़रूरी है कि एक नाम न चले, कई नामों से हो वो। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है तकवा की जो है शुरुआत फिर सन 2016 से की, और एक ब्रांड उसको वो ब्रांड वैल्यू दिया, मार्केटिंग की, और इस तरीके से जो है उसको मार्केटिंग करके जो है उसको फैलाने की कोशिश की। तो आपने जो गिरवी की बात की, तो मुझे वहाँ से ये चीज़ याद आई। तो लोग जो है अमूमन गिरवी रखते हैं या फिर वो फ़रोख्त करते हैं, तो क्या आपके यहाँ जो जेवर, जैसे आपने बताया कि 100% रीसेल आपने शुरुआत में इब्तिदा में कहा, तो ये हिसाब किताब किस तरीके का होता है? क्या आप जिस कीमत में जेवर लिया गया है, क्या आप बाज़ार का जो भाव चल रहा है तो उस भाव से आप वो जेवर ख़रीदते हैं, या जो भी वो सिस्टम है, तो वो मैं जानने का चाहता हूँ। मैं चंद खुसूसियतें आपको बता देता हूँ जो हमने इसमें ट्रेंड सेट किया है। सबसे पहले तो 100% बायबैक गारंटी, एक ये समझ लें। दूसरे, जो जितना कैरेट है उस कैरेट का रेट, जिस कैरेट का सोना उस कैरेट का रेट। और तीसरा जो है, जो मिलावट की है या जो मिलावट है, जो कैरेट है वो बिल्कुल उसको बता के कस्टमर्स को जो है कि भाई ये 18 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, ये 21 कैरेट है, ये 22 कैरेट है। इस तरीके से ये कैरेट का भी पूरा उनको बता के और फिर उसी मुताबिक रेट लेना। वरना पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था। पहले जो है वो सोना पीला पीला ही है, ये भी पीला है, वो भी पीला है, तो आम तौर से कस्टमर्स नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जो इसके माहिर है या जो इसमें, अब इसको पूरा ट्रेन करना, कस्टमर्स को भी जो है वज़न के बारे में बताना कि मिलीग्राम कितना होता है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है, और फिर कितने मिलीग्राम का रेट लगता है, किस तरीके से वो होता है, वज़न कैसे पढ़ा जाता है। ये हमारे जो है ख़वातीन जो है वो पहले नहीं समझ पाती थी। अब जो कुछ आ रहा है सामने से वो उसको बस एक्सेप्ट कर लिया। कितना उसमें मेकिंग चार्ज है, कितना उसके अंदर जो है अलग रोडियम चार्जेस है या फिर इनेमल का चार्ज है, तो ये सब कोई ब्रेकअप उनको पास नहीं रहता था। तो इस ताल्लुक़ से भी हमने जो है उनको लिटरेसी दी कस्टमर्स को। और जैसे आपने बात कही कि आमतौर से देखो कस्टमर्स 3 टाइप के होते हैं। जो शादी ब्याह का मौका होता है, हमारे एशिया में ये ख़ास जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान है, और इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश की नौयत हम देखेंगे तो शादी ब्याह में बहुत सारा लेन देन होता है। और खुशियों के मौके पर जो है जो छोटे छोटे गिफ्ट्स जो है दिए जाते हैं। और इसी तरह जो है फिर एक होता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखा जाता है। और चूँकि मैं बताता चलूँ कि पुराने ज़माने में जो है इसको ATM माना जाता था। भाई किसी तरह भी यानी मर्दों के हाथ में अंगूठी है, छल्ला है या फिर गले में चेन है, तो उसको किसी भी, वो सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसको जो है बेच दिया और उसको फ़ौरन उसको नक़द कर लिया, तो उसको ATM बोल के देखा जाता था गोल्ड को। और इसी तरह जो है तीसरा एक होता है कि भाई कुछ मजबूरी आ गई, कोई घर में मसला आ गया, शादी ब्याह का मसला है, इसी तरह जो है यानी खर्चे का मसला है, कहीं अस्पताल में देना है, कई बच्चों के एडमिशन के लिए देना है, तो इसको बेचा जाता है। अब इसमें बहुत जैसे जाहिर सी बात है, शादी ब्याह का मौका है तो फैमिली पूरी आ रही है बाल बच्चों के साथ में, और फूफी खाला सब शॉपिंग के लिए आ गए, एक खुशी का माहौल रहता है और जो है परचेस होती है ना। अब वो अपने हिसाब से परचेस करते हैं, खुशी। लेकिन जब वापसी में देने के लिए आते हैं, किसी गरज से आते हैं, किसी ज़रूरत के मद्देनज़र जो है वो उनके आना होता है, तो ऐसे मौके पर फिर होता है कि दिल जो है वो बुझा हुआ रहता है और दिल रंजीदा रहता है कि भाई ये मेरा जेवर चला गया। और आपको तो पता ही है कि औरतों को जो है वो जेवरात से कितनी मोहब्बत होती है, और फिर ये अगर घर से चला जाए, बिक जाए, तो बड़ा कोफ्त होता है, बड़ा जो रंजीदा होती है। तो उसको सामने रखते हुए हमारे मुतालिकिन ने इसको शुरू किया, और जो है 100% बायबैक गारंटी हमने जो है ये चीज़ जो है राइज की 2006 से। और फिर जब ये ट्रेंड 2016 में भी फिर तकवा के नाम से भी हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर ये है कि जब सोना बेचने के लिए आता है तो प्रिवेलिंग रेट से, चालू रेट से उसको जो है पूरा जो है वो पैसा मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अब जो है जैसे 18 कैरेट का सोना है यानी 75% ऑफ गोल्ड, और 20 कैरेट है तो 83.33%, इसी तरह जो है वो 21 है तो 87.5, और 22 कैरेट है तो 91.60। तो ये डिफरेंट कैरेट्स है और ये इसके परसेंटेजेस है। अब उसके अलावा जो होता है वो एमेलगम होता है। एमेलगम जो है वो कॉपर और सिल्वर का, तांबे चांदी का एमेलगम होता है, और बगैर मिलावट के कोई जेवर बनता नहीं है। वो थोड़ा बहुत जी मामूली परसेंट होता है। जी,
तो जब तक, क्योंकि सोना एज सच जो है बहुत उसके फ्रेजाइल है, और जब तक कि इसमें मिक्सिंग नहीं होगी तब तक वो मेलेबल डक्टाइल नहीं होगा, ना उसकी तार खींच सकते हैं ना उसको पतरा बना सकते हैं। ये एक चीज़ है उसमें। अब ये जब कैरेट करने के बाद में अब ये है कि वापसी के अंदर हम लोग जो है वो वापसी में वो पूरा वज़न 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम के अंदर 9 ग्राम 160 मिली जो है वो ये हुआ कि सोना है, और बाकी की जो है वो मिलावट है 840 मिली। तो अब यानी 840 मिलीग्राम। तो अब ये है कि इसके अंदर जो है हम उसका भी पैसा जो है पूरा 100% देते हैं। आम सुनार जो है उसमें कट करता है, उसको देते वक्त जो है उसको गिन लेता है, लेकिन वापसी में उसको गिनता नहीं है। वापसी में जो है उसका यानी बेचते वक्त में भी जो है सोने का पैसा ले लिया उसका, और वापसी में भी जो है उसको कटता है कि ये अभी जो है ये मिलावट है, और ये मैल के नाम से और कई चीज़ों के नाम से जो है उसको काटा जाता है। तो हमारे यहाँ यह है कि जो वज़न हमने दिया था, जो वज़न हमने बेचा है, वही वापस आपसे ले लेंगे इनटू द प्रिवेलिंग रेट। 10 ग्राम है तो 10 ग्राम पकड़ के इनटू द आप 2006 से आप सोच सकते जब भाव 8,500 था, 9,000 था, अब कस्टमर आके 2022 में देते हैं तो उनको 10 ग्राम से इंटू यानी 49,100, तो 49,000 रुपीज़ उनको मिल जाते हैं। तो यानी जो है कस्टमर खुश होता है कि ये उसका एक इन्वेस्टमेंट था। आज से जो है 10-12 साल पहले, 15 साल पहले उसने इन्वेस्ट किया और आज उसको जो है उसका बढ़कर मिला। तो इसमें ये एक नुक्ता है। और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, तो जैसे इन्वेस्टर्स 24 कैरेट को जो है जो ख़रीदते हैं और फिर मुनासिब उसके ऊपर उतार चढ़ाव को देखते हुए उसको बेच देते हैं, तो उसमें इनको यहाँ पे भी फ़ायदा हो जाता है। आपने ये बातें बताई तो मेरे जहन में ये सवाल आ गया कि जो लोग सोना ख़रीदते हैं इस गरज से कि हम आने वाले वर्षों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको बेच देंगे और हम इससे हासिल पैसे को जो है वो किसी और मद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं या 20,000 रुपये हैं या उससे ज़्यादा रकम, तो मैं ये चाहूँगा कि ये बग़ैर किसी बैंक खाते में रखे हुए या कहीं और रखे हुए या घर में रख के, मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं ज़ेवर में मैं तब्दील कर दूँ। तो उस नहज से अगर मैं ये सोचता हूँ तो मेरे लिए क्या बेहतर है? क्या ऐसे लोग जो ज़ेवर ख़रीदते हैं इस गरज से कि इससे मुस्तकबिल में जो है वो कोई मोटी रकम मिल जाए, पैसे कुछ बढ़ जाएं, तो उन्हें ज़ेवर ख़रीद कर रखना चाहिए, या जो आप बता रहे थे 24 कैरेट 24 कैरेट का या फिर बिस्किट हैं, तो क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये इसमें दो चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि 24 कैरेट जो होता है गिन्नी होती है या बिस्किट होता है और कॉइन होता है, तो उसके अंदर ये है कि कोई मिलावट नहीं है। अब उसका रेट होता है ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आज उसका रेट 52,000 है, तो अब वो 52,000 प्लस उसका जो है कुछ पैकिंग चार्ज होगा और उसके ऊपर ऐसे सर्टिफिकेट का और प्लस जो है GST होगा। तो ये अब देखिए आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब जो है ये रिक्वायरमेंट हमारी है कि भाई हमारे पास ये मज़ीद हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, ऐसा है कि भाई मैं और कुछ कॉइन्स ले सकता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, एक्स्ट्रा इनकम है हमारा, तो उस पैसे को हमने 24 कैरेट में लिया। अब 24 कैरेट की गिन्नी जो है या फिर कॉइन है, तो उसको हमने जो है कपाट में जाके रख देना है, लॉकर में या बैंक सेफ में रख देना है, ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। और फ़ायदा ये है इसका कि इस पर मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई बनवाई घड़ाई की चार्जेस नहीं है इसमें। इसके बिल मुकाबिल जो है वो ज़ेवरात हम ख़रीदते हैं। अब ज़ेवरात में ये होगा कि 22 कैरेट का आपने लिया, आज के रेट के मुताबिक अगर मैं पकड़ूँ तो 52,000 का 24 कैरेट है, तो 49,000 22 कैरेट है, तो प्लस मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, प्लस GST लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो 52,000 के आसपास या उसके ऊपर चला जाएगा। अब वो हुआ कुल मिला के उसी के ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। और दूसरा ये है कि ये अब हमारे यूज़ में आ जाएगा। उसको हमने गिन्नी को हमने उठा के सेफ़ में रखना है या लॉकर में रखना है और हमारे यूज़ में नहीं आएगा, बस पड़ा रहेगा 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल। और यहाँ पर जो है ज़ेवरात हम खरीद रहे हैं तो ये हमारी औरतों के यूज़ में आ जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमारी घर की औरतों ने इसको पहन लिया। ये इस पर जो है मतलब निर्भर करता है कि जैसे हमारा इस्तेमाल क्या है। और चूँकि हम 100% देते हैं, तो यहाँ पर बहुत नुक्ते की बात मैं कहूँगा कि चूँकि हमारे जो 100% रीसेल देने वाले जितने हमारे मुतालिकीन हैं वो, और इस नज़रिए से जो चलने वाले जितने शॉप्स हैं, ये सब जो हैं वो उसमें ये होता है कि जैसे 24 कैरेट के जैसा उनको मुनाफा मिल जाता है। अब इस्तेमाल करने भी मिला और फिर जो है बायबैक गारंटी 100% होने की वजह से जो है ऐसा ही है जैसे कि आपने
प्योर ख़रीदा था, यानी गिन्नी ख़रीदी थी। अब ये इस्तेमाल के ऊपर है। बाज़ जैसे होते हैं कि भाई घरों में इफ़राद माशाल्लाह वो है, जेवर भी हैं, सब कुछ है, बस लेना देना है, तो वो कॉइन ख़रीदते हैं और जो है कॉइन दे के कहीं उसको उसमें से जो है इनकम होती है। तो बेटर ये रहेगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें कि क्या पोजीशन है। और फिर मैं मशवरा देता हूँ इसके अंदर आमतौर से कि अगर ट्रेडिंग करना है और इन्वेस्ट करना है तो लेते देते रहें। आमतौर से ये रुझान होता है कि भाई मैंने ले लिया, बच्ची छोटी है, सोचना भी चाहिए आगे के तौर पे। लोग सोचते हैं कि भाई मैं बच्ची के निकाह का जब वक्त आएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बेटर है कि इसको ट्रेडिंग करें हम, इसको जो है इसको, क्योंकि कैश जो है वो फ़्लो होना चाहिए, कैश रुकना नहीं चाहिए। और गोल्ड हमने ख़रीद के रख लिया, अब मान लिया कि भाई अब आज 52,000 में ले लिया है और बच्ची का निकाह होने जब आएगा तो मालूम पड़ा कि 36,000 रुपये का, तब तो हम लॉस में रहेंगे। और जब अगर हम इसको लेते देते रहेंगे तो कुछ एडेड इनकम भी आ जाएगी, ज़ेवरात की शक्ल में कहें या फिर इसमें कहें कुछ, और फिर वो अमाउंट जो है हमारा सिक्योर हो जाएगा। और बल्कि इसके अंदर आपकी जो है मेकिंग चार्जेस निकल जाएगी, GST का पैसा निकल जाएगा। यहाँ पर ये दोनों नोयतें मुख्तलिफ हैं, इसकी रहबरी भी हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100% रीसेल और 100% बायबैक अभी हमारी बातों में ये निकल कर आया, तो ये आपने तकवा ने और जो भी अदर ब्रांड्स हैं जो इस तरीके का कारोबार करते हैं, तो उन्होंने ये ट्रेंड को परवान चढ़ाया। अब इस ट्रेंड का असर जो है क्या दीगर जो सुनार होते हैं रिवायती या जो ज्वेलर्स, अदर्स ज्वेलर्स हैं जो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों के इस कदम से उन पर कोई अच्छा कोई इम्पैक्ट पड़ा है? जी जी। या जो कस्टमर्स आपके पास, जो ग्राहक आपके पास आते हैं, वो क्या इस बात को पसंद करके आपकी तरफ आ रहे हैं? मतलब वो क्या बाज़ार में या आम लोगों में जो माहौल है वो थोड़ी बहुत तो सुनमुन आपको भी होगी। जी जी। तो इस बारे में मुख्तसर में बताएं हमें क्या सूरत हाल है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये ट्रेंड सेट हुआ माशाल्लाह। तो 2003 से ये ट्रेंड शुरू हुआ, हमारे मुताल्लिकीन ने शुरू किया इसको पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, और बल्कि पूरी दुनिया में भी कहने में मैं पीछे नहीं हटूँगा इसको। अगरचे ये कोई शरई उसूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जब इसको जब राइज किया गया तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये रिबा के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है। अब लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत के ऊपर जो है वो जो ट्रेडिशनल सुनार है उनके पास जाकर जो है इसको गिरवी रख देते हैं, और गिरवी रखने पर आप जानते हैं कि ये ऐसा है जैसे कि साथ में अल्लाह के साथ में जो है वो लड़ाई का ऐलान है इस पर। अब इससे बचने के लिए जो है ये तरतीब है कि 100% रीसेल होने से जब एक चीज़ की पूरी वैल्यू हमको मिल जाती है तो फिर हम क्यों उसको मॉर्टगेज करें या क्यों हम उसको गिरवी रखें। आमतौर से जो गिरवी जो दिया जाता है, जो भी बैंक्स देते हैं या फिर और भी इदारे देते हैं या फिर और ट्रेडिशनल सुनार भी देते हैं, तो वो बस यानी 65 से 70% उसका वैल्यू देते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ की वैल्यू 1 लाख है मार्केट में आज, तो उसका 70% ही वो देते हैं। यानी अगर मुझे कोई काम के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब मुझे 70,000 तो वहाँ से मिल गया, लेकिन 30,000 अभी मुझे डेफिसिट है, मुझे 30,000 के लिए और कहीं दोस्त को पूछना पड़ेगा, कहीं किसी से कर्ज़ लेना पड़ेगा। और यहाँ जब 100% रीसेल आपको मिल रहा है और आपकी चीज़ 1 लाख की ज़रूरत थी और आपकी चीज़ 1 लाख की वैल्यू है उसकी, तो वो आपको पूरा 1 लाख मिल गया। अब आपका काम हो गया, वहाँ पर आपने जहाँ देना था उसको, अस्पताल में कहीं जहाँ आपकी ज़रूरत थी आपने दे दिया। तो अब ये हुआ कि आपके पूरे पैसे आपको मिल गए। और इस तरीके से जो है मतलब ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मार्केट में बात चली है तो दीगर सुनार के एतबार से भी उन्होंने भी माशाल्लाह इसको समझा। और मैं इसको बताते चलूँ आपको कि जैसे इंटरेस्ट में देखो क्या होता है कि मैथमेटिकली जो है वो रकम बढ़ती है। जैसे 100 रुपया आदमी ने लगाया और उसके ऊपर 2.5 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला, तो अरिथमेटिकली ये पैसे बढ़ के आए उसको। और एक ताजिर के लिए क्या चाहिए कि भाई पैसा मेरे पास बढ़ के आया, 100 रुपया लगाया था और 102 रुपया 50 पैसा आया। लेकिन हमारी किताब इसमें कहती है कि भाई जो है ये 2.5 रुपया जो है आपके 100 रुपये को जला देगा और जो है ये इसको खा जाएगा। एक तो इससे बचना है। इसी के बिलमुकाबिल जो है ज़कात है या सदक़ा है, इससे माल बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है वो ये है कि अब अरिथमेटिकली जैसे 100 रुपया लगाया तो 2.5% ज़कात है, जो एनुअल ज़कात है हमारी, जो एक रुकन है और बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम में है।
तो ज़कात की अदायगी 100 रुपये में से 2.5 रुपये दे दिया। अब वो गरीब मिस्कीन बेवा यतीमों को दे दिया, और अब क्या हुआ कि 100 रुपये से 2.5 रुपये उनको दे दिए तो घट गए हमारे, तो 97-50 रह गए हमारे पास। अल्लाह ने फिर इसका वो किया कि भाई ये 2.5 रुपये आपने जो ज़रूरतमंदों को दिया है, इससे 97-50 आपके महफूज हो गए। अब ये ट्रेंड जब चला है बाज़ार के अंदर, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है कि दीगर सुनारों ने भी इसको अडॉप्ट किया, और दीगर सुनार ने भी ये देखा कि ये चीज़ बहुत राइज हो रही है, और ये कस्टमर्स की भलाई का और इस तरीके से उनकी खैर खाई के को मद्देनज़र रखते हुए ये मूव है। तो उन्होंने भी, मैं हमारे अपने मुमरा में और कई जगह पर माशाल्लाह, और कई जगह पे अब जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेस है वहाँ पे इसको उन्होंने शुरू किया। बाकायदा उर्दू में बोर्ड्स आ गए 100% रीसेल के। हाँ, कई लोगों ने वो ट्रेडिशनल सुनार है उन्होंने 100% के बोर्ड्स लगाए, तो एक अच्छा खासा इनकलाब इसके अंदर आया। और कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी समाज से वो हमारा वो था, कंसर्न ये था कि एंड यूज़र को चीटिंग ना हो। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं उनका पैसा, एंड यूज़र का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वो महफूज है, और वो सेफ़ फील करते हैं। और कस्टमर्स फिर रिपीटिशन होता है उससे अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई कस्टमर्स फिर वो खुश होते हैं। ये बल्कि बाकायदा बोल के जाते हैं कि भाई ये अभी बेच रही हूँ मैं, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह ख़रीदने आऊँगी करके। तो उसमें एक हलाल रास्ता पकड़ा, और एक हलाल तरीके से उसको फ़रोख्त किया, तो अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं। फिर आगे उनके लिए गुंजाइश पैदा करते हैं कि फिर वो आदमी, हम देखते हैं कई फैमिलीज़ खुश हैं इससे, और आकर उन्होंने फिर सोना ख़रीदा है, बल्कि आगे उनकी अल्लाह पाक ने और रास्ते उनके लिए हमवार किए। असर साहब, कोविड से पहले और कोविड के बाद, चूँकि अभी वो बला गई है और तकरीबन ख़त्म होने पे है, तो ये कि आपका कारोबार या और भी जो कारोबार थे वो मुतासिर रहे हैं, तो कोविड से कबल का रुझान जो था ख़रीदारी का और उसके बाद का, तो उसमें नए जो ग्राहक होते हैं, जो नए ज़ेवरात ख़रीदने वाले या फिर ज़ेवरात बेचने वाले, तो इन कस्टमर्स की तादाद में मैं तनासुब जानना चाहूँगा कि नए ज़ेवरात के लिए कितने फ़ीसद लोग पहले आते थे और अब आ रहे हैं, और ज़ेवरात बेचने वाले पहले कितने फ़ीसद लोग आते थे और अब कितने फ़ीसद आ रहे हैं। इसमें ऐसा है कि कोविड के पहले 60-40 का रेशियो चलता था, सपोज़ कि 60% वो ख़रीदने के लिए आ रहे, और डिपेंड भी करता है, सीज़नल होता है। जैसे शादी के अय्याम चलते हैं, सीज़न चलता है, तो उस वक्त में ये तनासुब और भी बढ़ जाता है, 80-20 भी हो जाता है बाज़ मरतबा। और जैसे ये अभी जून जुलाई का जो पढ़ाई का बच्चों के एडमिशन्स का मौका होता है, स्कूल कॉलेज का मौका होता है, तो उस वक्त ये तनासुब वो रिवर्स भी हो जाता है, ज़्यादा लोग बेचने आते हैं। और कोविड काल में ख़ास करके उन दौरान में जब लोगों की जो कमाइयों का वो ज़रिया नहीं था, ऑफिसेज़ बंद थी, कामकाज नहीं थे, तो ऐसे मौके में गोल्ड ही उनके पास एसेट था, और वही उन्होंने निकाला उसको और उसको बेचा, और उसी से फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। और ऐसे वक्त में हमने भी उनको पूरा साथ दिया। हमारे अपने ज़ेवर को भी हमने पूरा वो करते हुए 100% तो है ही है, और इसी तरह उनके बाकी ज़ेवर को भी तो अदर ज्वेलर्स के थे, अदर सुनार के थे, उसको भी हमने अच्छे से अच्छे रेट में देने की कोशिश की। और फिर जैसे आपने पूछा कि बाद में कैसे हुआ है, तो अभी पोस्ट कोविड, तो अब थोड़ा सा जैसे गुज़िश्ता साल से थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है, तो अब वो ट्रेंड वापस अभी 40-60 हो गया है, यानी अभी भी बेचने वाले ज़रा ज़्यादा ही हैं इस वक्त में। हाँ, जैसे अभी सीज़न शादियों का सीज़न आएगा, तो ये साल हो सकता है कि ये थोड़ा तनासुब और थोड़ा ऊपर आ जाए, हो सकता है। असर साहब, आपके कारोबारी अज़ाइम क्या हैं? जी, कारोबार के ताल्लुक़ से माशाल्लाह हम लोग ने तकवा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया है, जिसके तहत हम लोग तकवा ज्वेलरी LLP, तकवा ज्वेलर्स LLP, ये कंपनी है हमारी। दूसरा हमारा तकवा रियल्टी LLP और तकवा इस्टेट्स LLP। इसी तरह तकवा ट्रैवल सर्विसेज LLP, ये हमारे फ़र्जंद हाफिज़ अब्दुल्ला ने इसको शुरू किया है एक स्टार्टअप की बिनाद पर। और माशाल्लाह 2 टूर्स हम लेके गए थे रमज़ान के अंदर, उसमें काफ़ी अल्लाह पाक ने हमको कामयाबी दी। और इसी की तरह तकवा इम्पेक्स का भी हमने अभी वो लाइसेंस लिया है, जिसके अंदर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी हम शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी कमोडिटीज़ यानी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स को हम वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब में उसका सिलसिला भी शुरू होगा। ये ट्रैवल सर्विसेज का ये हम चाहते हैं कि हुज्जाज इकराम को वो तरबियत याफ्ता तरबियत लेकर जाएं,
और उम्रा करने मुअतमिरीन जब जाते हैं तो वो तरबियत लेकर जाएं यहाँ से, और जब अल्लाह के दरबार में हुजूरी हो तो वो जो है सारे आमाल वक्त पर करना और सारी चीज़ें जो है तरबियत के साथ जाएं, और वहाँ से जो है अपने इलाक़ों के लिए जो है वो नुमाइंदे होते हैं, तो जो है अपने इलाक़ों की जो है नुमाइंदगी करें। ये मतलब जज्बे के साथ हमने इसको शुरू किया। तो बर वक्त जो है ये 4 कंपनियाँ चल रही हैं तकवा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दायरे के अंदर। दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है इसमें मक़बूलियत इंशाल्लाह अता फरमाए बिल्कुल। इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके अज़ाइम को जो है वो कामयाबी दे और आप तकवा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यूं ही फैलती फूलती रहे। बातचीत में मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप जो है इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद जो है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर जो है वो मैं सवाल तब भी करना चाहता था, लेकिन अब मुझे याद आ गया, तो मैं वो जानना चाहूँगा कि इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप पढ़ाई के लिए कैसे वक्त निकाल पा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़ाई के ताल्लुक़ से तो ऐसा है कि इल्म जो मरते दम तक जो है आदमी को हासिल करते रहना चाहिए, जद्दोजहद करते रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो है रोज़ाना जो है हम इल्म का ये नहीं है कि हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं तो हम पढ़ें। बस हमारे आँख खुली हो, हमारे कान खुले हो, हमारा दिमाग जो है खुला रहे, तो आदमी सुबह से लेकर शाम तक बहुत इल्म हासिल कर सकता है। और जो ट्रेडिशनल डिग्रियां हैं वो भी मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे मैं अभी MBA कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं आप MBA? हम भारतीय विद्यापीठ से हमारा अच्छा। चल रहा है, और इसी के साथ साथ जो है फिर वो जेमोलॉजी का भी हमने कोर्स किया, कंप्लीट किया गुज़िश्ता साल। और अब जैसे MBA कंप्लीट करने के बाद आगे भी फिर जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हम चाहते हैं कि वो हम जो है वो इकट्ठा करें, ताकि जो है और बेहतरीन तरीके से हम काम करें। मतलब आपसे मुझे भी तरगीब मिल रही है, और मैं ही क्या, जितने लोग देखेंगे वो यकीनन इंस्पायर होंगे आपको देख करके। इतनी मसरूफ़ियत के साथ में आदमी चाहे तो वो बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। कारोबार के हवाले से हमने बातें की, समाजी खिदमत के हवाले से अब मैं आना चाहूँगा कि एक कारोबारी जहाँ अपना कारोबार करता है, पैसे कमाता है, तो वो लोगों की भला के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खैर के लिए वो कुछ करता भी है। तो यकीनन तकवा ज्वेलर्स की जानिब से भी ऐसी कोई पहल होगी, तो उस बारे में अगर कुछ हो तो बताएं। एक एंटरप्रेन्योर का और सोसाइटी का गिव एंड टेक रिलेशन होता है। समाज से ही जो है समाज की में मकबूलियत होती है, ट्रेडिंग होती है। हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो समाज, सोसाइटी में, लोगों में इसको जो है बेचा जाता है, कोई कमोडिटी हो, कोई सर्विस हो। अब ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, स्केलिंग करता है, अपस्केल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ही इज़ इंडेप्टेड टू द सोसाइटी। कहीं ना कहीं उसको वापस सोसाइटी को देना है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको जो है उसको जो है सराहा है, उसको मोहब्बत दी है, उसको जो है जो आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो है एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो खुद भी जो है उसको सोसाइटी को वापस दे। ये मैं तो कहूँगा कि ये कर्ज़ा है बल्कि, और उसको अच्छे तरीके से अच्छे कामों में सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में, और इसी तरह जो है दीगर जो समाजी लाइन जहाँ से जो है कमियाँ हैं, एजुकेशन फील्ड में कहिए, इस तरीके से इसको लगाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म जो है ज़कात के ताल्लुक़ से, सदका खैरात के ताल्लुक़ से, और जो है हमारा एक तकवा फाउंडेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके तहत हम जो है इन जो है शाखों में हम काम करते रहते हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। जो है एजुकेशन के अंदर भी, और जो है सोशल इज्तिमाई शादियाँ हैं, ऐसी हम एक और पूना के एक इदारे से जुड़े हुए हैं जो जैसे मैरिज ब्यूरो होता है उसी तरीके से, लेकिन रिश्तों को वो कर तो मुख्तलिफ जो है यानी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में क्वालिफाइड हैं, मतलब IT वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इसी तरह जो है मुतल्लिक़ा हैं, और जो है बेवाएँ हैं। इस तरीके से वो जो प्रोग्राम वो करते हैं, उसमें हम अपने तौर पे जो है ताउन करते हैं। और भी फिर कहीं शहर के अंदर जिस जैसे ज़रूरत आती है, कहीं फ्लड्स का मामला है, कहीं कोई कुछ मामला आ गया, तो उसके अंदर जो है अपने अल्लाह के तौफीक से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अच्छा, इस हवाले से कोई आपका ख्वाब हो कि समाजी काम में कुछ हदफ आपने लिया हो कि वो करना है, अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आगे आपका कोई आज़म है इस ताल्लुक़ से? जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा। इसमें जो है एक चीज़ मैं थोड़ा सा फ़िक्रमंद हूँ इस बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है
मुस्लिम बच्चे जाएं और उसके अंदर जो है आगे बढ़ें। और जैसे आईएएस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आईएएस है, आईपीएस है, इस तरीके से जो है वो स्टेट लेवल और जो है नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जो है बच्चे प्रॉपरली ट्रेनिंग लें और उसके अंदर जो है अच्छे से उनकी नर्चरिंग हो और इस तरीके से वो जो है वो आगे बढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। तो इसके तहत कुछ फ़िक्रें हो रही हैं और कुछ बातें हो रही हैं कि एक हॉस्टल कायम करके और बच्चों को जो है वहाँ पे बुलाकर और टैलेंट सर्च करके जो है इस तरीके से इनवाइट करके जो इसको किया जाए। और जो कई मॉडल इसके अंदर चल रहे हैं माशाल्लाह, जैसे रहमानी 30 वे है और भी कुछ मॉडल चल रहे हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है कि हमारे अपने शहर में इसको किया जाए। बहुत अच्छी बात है ये जो आपने अभी बताया। ये अगर ये मंसूबा हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि ये बिल्कुल हतमी तौर पर ये फ़ाइनल हो जाए और एक हतमी तौर पर अमली तौर पर काम हो। जी। और अगर ये होता है तो इससे बच्चों का बहुत भला होगा और यकीनन ऐसे ही काम जो है वो होते रहने चाहिए। कारोबार आदमी कर रहा है, वो अपने मैदान में है, लेकिन जो सोसाइटी से लिया है तो सोसाइटी को देने का भी जो आपने बातें कही तो उस तनाजुर में बहुत अच्छा इरादा है। और हम दुआ करेंगे और हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि आप इस पर जो है वो तेज़ी से काम करें और इंशाल्लाह हमें यकीन है क्योंकि आप जो है वो दस्ते मेहनत से बना तो भी कोई नक्श अज़ीम इस बात पर आप अमल कर रहे हैं और हमको लगता है कि आप बहुत जल्दी वो कर लेंगे। ये कारोबारी अज़ाइम के हवाले से जो आपने बात बताई थी तो माशाल्लाह जिस लिहाज से तकवा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो हमको यकीन है कि आप कई जगह पर आप अपने मराकज़ खोलेंगे और लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। और एक ट्रेंड जो आपने कायम किया है तो वो ट्रेंड का बहुत अच्छा सोसाइटी पर असर पड़ेगा और कारोबारियों पर भी। और माशाल्लाह आपसे ये बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई और यकीनन हमारे नाज़रीन भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें जानने को मिली होंगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस आपकी आमद के लिए और इतनी अच्छी सारी बातें करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इनकलाब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए दीवान ख़ास में और हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, तो दीवान ख़ास में ये थे जनाब असरार इस्माइल सैयद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ढेर सारी बातें हुई हमारी कारोबार के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम के हवाले से। दीवान ख़ास में ऐसी ही ख़ास शख्सियात की आमद का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगली मुलाकात के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम एक नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।